Hello everyone. Today we are going to start next topic of surface chemistry, that is electrical properties of colloids. लास्ट जो क्लास है उसमें हमने colloids की काइनेटिक प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सम अदर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ colloids। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड्स में अगर हम सबसे पहले बात करें कि कॉलॉइड्स पे जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होता है वो कैसे होता है और उसके बेसिस पर किस टाइप का कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनता है उसको देखते हैं। देखो, कोई भी जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स है, मींस कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स है वो उस कॉलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी देता है। अब ये जो चार्ज होता है वो डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स पर एक जैसा प्रेजेंट होता है, सेम चार्ज प्रेजेंट होता है। सेम चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और ये एक दूसरे के पास आकर लार्ज मॉलिक्यूल्स का, लार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि हम जो है कॉलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर, कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स है या ये बोल दो डिस्पर्जन फेज के जो पार्टिकल्स है उन पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, उन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर आपके डिस्पर्जन फेज के जो पार्टिकल्स है उन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो नेगेटिव कॉलॉइडल सोल बनता है और अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो पॉजिटिव कॉलॉइडल सोल बनता है। अब देखो, नेगेटिव कॉलॉइडल सोल के एग्जाम्पल्स, जो मेटल है Au, Ag, ये जो मेटल है कॉपर हो गई, इन मेटल के जो सोल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मेटल के जो सल्फाइड्स होते हैं जैसे As2S3 हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड, वो कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल सोल होते हैं। स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, सैंड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, इनके जो सोल होते हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। हीमोग्लोबिन या ब्लड का जो सोल होता है वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके अलावा जो एसिडिक डाइज होती है उनके जो सोल होते हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। फिर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज सोल की, तो पॉजिटिव चार्ज सोल के अंदर आपके पास आते हैं हाइड्रेटेड हाइड्रोक्साइड। मेटल के जो हाइड्रेटेड हाइड्रोक्साइड है वो कैसे होते हैं? हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम बात करें, आयरन हाइड्रोक्साइड हम बात करें। इसके अलावा हम हाइड्रेटेड जैसे Fe2O3.XH2O इनकी बात करें, Al2O3.XH2O, इनके जो सोल होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सेकंड हम बात करें ऑक्साइड्स की, जैसे TiO2, इनके जो सोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जो बेसिक डाइज होती है इनके जो सोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे आपके पास बेसिक डाइज के अंदर आ गया मिथाइलिन ब्लू, ये कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखो, हमने ये देख लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, लेकिन अब हम बात करें कि ये जो पार्टिकल्स है, कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स है, डिस्पर्जन फेज के जो पार्टिकल्स है, इनके ऊपर चार्ज जनरेट क्यों होता है? तो इनके ऊपर चार्ज जनरेट होने के कई रीज़न हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न जो हमारे पास वो आता है फ्रिक्शन, कि डिस्पर्जन फेज के जो पार्टिकल्स है वो डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के साथ, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट कर देते हैं? चार्ज जनरेट कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन है तो डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स भी होंगे और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स भी होंगे। और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स पर जब डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स रब करते हैं उनमें फ्रिक्शन जनरेट होता है तो डिस्पर्जन फेज पे क्या जनरेट हो जाता है? चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। दूसरा रीज़न हो सकता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या हो जाए? डिसोसिएशन हो जाए। जैसे हम बात करते हैं सोप की,
हमें सभी को पता है कि सोप का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है RCOONA, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वाटर के अंदर जाएगा तो डिसोशिएट होगा, क्या बनाएगा RCO माइनस प्लस Na प्लस। अब ये जो Na+ आयन है ये तो कहाँ चला जाता है, सॉल्यूशन में चला जाता है, लेकिन ये जो RCOO- में जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन जो चेन्स है वो कंबाइन हो जाती है और इसकी वजह से इन पे क्या जनरेट हो जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा फ्रिक्शन, सेकंड हमने पढ़ा कि सरफेस मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन, और थर्ड और जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास आता है वो आता है सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन या प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर कॉलॉइड के पार्टिकल्स होंगे और ये कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपनी सरफेस के ऊपर कुछ आयंस को एड्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ये उन्हीं आयंस को एड्सॉर्ब करेंगे जो उनके लैटिस के अंदर कॉमन हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखना, अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी। मैंने बोला कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन में जो कॉलॉइड के पार्टिकल्स है ये अपनी सरफेस के ऊपर कुछ आयंस को एड्सॉर्ब कर लेते हैं, ये उन्हीं आयंस को एड्सॉर्ब करते हैं जो इनके खुद के लैटिस के लिए कॉमन होते हैं, कॉमन आयंस को एड्सॉर्ब करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखना, FeCl3 जो है उसको अगर हम एक्सिस हॉट वाटर के अंदर मिक्स करें तो वो क्या करता है, पॉजिटिव कॉलॉइडल सोल बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि जब हम FeCl3 को हॉट वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो ये बनता है FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। और ये क्या करता है, कॉमन आयन जो है Fe+3 को एड्सॉर्ब कर लेता है, तो ये जो सोल बनता है ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल होता है। इसके साथ ही देखो सेकंड एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास आता है AlCl3। अगर हम AlCl3 जो है उसको हॉट वाटर, एक्सिस हॉट वाटर जो है उसके साथ मिक्स करें तो वो भी कैसा सोल बनाता है, पॉजिटिव सोल बनाता है, AlOH होल थ्राइस का। क्यों, क्योंकि ये किसको एड्सॉर्ब करते हैं, एल्यूमिनियम+3 आयंस को एड्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि कॉमन आयन Al है ना, तो ये कॉमन आयन को एड्सॉर्ब करके पॉजिटिव जो सोल है उसका फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है वो एग्जाम्पल आता है AS2S3। मतलब अगर हमने क्या किया, जो आपका AgNO3 का सोल्यूशन है, सॉरी AS2O3 का जो सोल्यूशन है उसको अगर हम H2S गैस के साथ मिक्स करते हैं, मैंने फर्स्ट आपको बताया FeOH3, सेकंड आपको बताया AlOH3, थर्ड मैं आपको बता रही हूँ AS2O3, ठीक है। आर्सेनिक ऑक्साइड जो है उसको अगर हम H2S गैस के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो कॉलॉइड बनता है AS2S3 का वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि वो अपनी सरफेस पर सल्फाइड आयंस जो है उनको एड्सॉर्ब करता है। तो ये कैसा बनेगा, नेगेटिवली चार्ज बनेगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम एक्सिस AgNO3 को Ki सॉल्यूशन के साथ मिक्स करें तो हमारे पास जो Ag का कॉलॉइडल सोल बनता है वो बनता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। देखना, इसको अच्छे से समझना, AgNO3 जो है उसके एक्सिस को अगर हम मिक्स करें Ki के साथ तो हमारे पास जो Agi का बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉलॉइडल सोल बनेगा। लेकिन हम उल्टा कर दें, Ki एक्सिस को अगर हम AgNO3 के साथ मिक्स करें तो यहाँ पे जो हमारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड क्यों है, क्योंकि इसने Ag+ आयन को एड्सॉर्ब किया है, और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड क्यों है, क्योंकि इसने नेगेटिव आयंस का एड्सॉर्प्शन किया है। क्लियर है। तो हमने क्या देखा, सेलेक्टिव जो एड्सॉर्प्शन है या प्रेफरेंशियल जो एड्सॉर्प्शन है
इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉलॉइड जो पार्टिकल्स है वो अपनी सरफेस पर अपने जैसे कॉमन आयन को एड्जॉर्ब करते हैं और एड्जॉर्ब करके पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल सोल बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिए, आयरन वाला पॉजिटिव, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव एक्सिस AgNO3 के साथ पॉजिटिव और एक्सिस Ki के साथ नेगेटिव, और यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड वाला जो है वो नेगेटिव सोल बनता है। अब यहाँ से हमारे पास कुछ चीज़ें आती है, वो देखना। हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो भी सोल बना है वो क्या कर रहा है, अपने जैसे कोई कॉमन आयन को सरफेस पर एड्जॉर्ब कर रहा है। जैसे देखना, ये हमारा FeOH3 है, ठीक है। ये FeOH3 जो है वो अपनी सरफेस पर Fe+3 आयन को एड्जॉर्ब करेगा इस तरीके से। अब ये जो Fe+3 आयन्स की जो लेयर बनी है इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेयर है। इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं फिक्स्ड लेयर, क्योंकि ये फिक्स रहती है, मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड लेयर बोल सकते हैं। और प्राइमरी इलेक्ट्रिकल लेयर बोल सकते हैं। अब ये क्या करेगी, ये जो फर्स्ट लेयर है, फिक्स्ड लेयर है, ये क्या करेगी, काउंटर आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसके ऊपर क्या बनेगी, दूसरे आयंस की सेकंड लेयर का फॉर्मेशन होगा। और ये जो सेकंड लेयर है इसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज वाले दूसरे आयंस जनरेट होंगे। ये जो ऑपोजिट चार्ज वाले दूसरे आयंस की लेयर बनी है ये होती है सेकेंडरी लेयर, या फिर क्या बोल सकते हो, डिफ्यूज्ड लेयर। ऐसा हमने क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये जो होती है मूवेबल लेयर होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल है उस पे जो आयंस एड्जॉर्ब हुए उसकी वजह से जो लेयर बनती है वो फिक्स रहती है। इसे हम फिक्स्ड लेयर, प्राइमरी इलेक्ट्रिकल लेयर या फिर क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट लेयर बोल सकते हैं। और ये क्या करेगा, अपने से ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस को अट्रैक्ट करेगा और जो लेयर बनेगी वो सेकेंडरी लेयर होगी, मूवेबल लेयर होगी, जिसे हम सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल लेयर या फिर डिफ्यूज्ड लेयर भी बोल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो दो लेयर्स है जिनका फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर, इसे हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्राइमरी लेयर है और यहाँ पे जो सेकेंडरी लेयर है, इनके अंदर जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, लेकिन चार्ज होता है क्या है, ऑपोजिट होता है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है उनका अमाउंट इक्वल होता है, लेकिन दोनों पे चार्ज क्या प्रेजेंट होता है, ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है। और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे दोनों लेयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। फर्स्ट और सेकेंड लेयर जो है यहाँ पे इनके बीच में चार्ज का अमाउंट इक्वल होता है, लेकिन दोनों पे चार्ज ऑपोजिट होता है। और ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल बोलते हैं या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें यही समझ में आया कि किन किन रीजंस की वजह से जो चार्ज है वो जनरेट हो सकता है। एक तो हमने देखा सरफेस मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन की वजह से, सेकंड हमने देखा फ्रिक्शन की वजह से, और थर्ड हमने देखा प्रेफरेंशियल और सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन की वजह से। इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है क्या, देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करेंगे, जो भी हमने कॉलॉइडल सोल लिया है, कोई भी हम कॉलॉइडल सोल लेंगे और उसके अंदर एक यू शेप्ड ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर कॉलॉइडल सोल लेते हैं और उसके अंदर 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। और फिर क्या होता है, जो कॉलॉइड के पार्टिकल्स है वो ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं।
जैसे यहाँ पे देखना, ये हमारे पास यू शेप्ड ट्यूब है, ठीक है। इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर हमने क्या किया हुआ है, 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ये एक इलेक्ट्रोड और ये एक इलेक्ट्रोड, ये मैंने पॉजिटिव बोल दिया, ये मैंने नेगेटिव बोल दिया, और इसके अंदर हमने जैसे सोल को फिल कर रखा है, ठीक है। ये नीचे टैप लगा हुआ है। अब हो गया क्या, जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ AS2S3 इसका सोल, और हमें पता है ये नेगेटिव सोल होता है। अब ये किसकी तरफ मूव करेगा, ये सोल धीरे धीरे इस सोल के पार्टिकल्स जो है वो कहाँ मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और ये सोल के पार्टिकल्स जब पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हुआ क्या है कि हमने इन पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसको ख़त्म किया है। और कैसे किया, एक ट्यूब ली, उसके अंदर 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगाए, और जो सोल फिल किया है हमने उसको क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाते ही सोल के पार्टिकल्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लग गए। तो ये नेगेटिव है, और जब पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे सोल के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे हमें नहीं पता, ये तो अभी हमने पढ़ लिया इसलिए हमें पता है। मान लो हमें नहीं पता कि इसमें जो सोल है वो कैसा चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। अगर वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है तो सोल नेगेटिवली चार्ज है, और अगर वो नेगेटिव की तरफ मूव करता है तो हमारा सोल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो आपने क्या देखा कि सोल जो है वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है और अपने चार्ज को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये न्यूट्रलाइज जब हो गए कॉलॉइड के पार्टिकल्स, तब क्या होंगे, ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, और क्या कर लेंगे, लार्ज पार्टिकल्स जो है उनका फॉर्मेशन कर लेंगे, बड़े पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। हम सॉल्यूशन जो है उसके अंदर स्टडी कर चुके हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है वो देखो। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होता है, हम जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस करवा रहे हैं उसके अंदर डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स मूव करते हैं। हमने क्या किया, कुछ सूटेबल मटेरियल, कुछ सूटेबल कंटेंट की हेल्प से हमने डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स का मूवमेंट रोक दिया, और क्या हो रहा है, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। सिंपली समझने का मतलब हमारे पास क्या है कि डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स मूव ना कर डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स अगर मूव करने लग जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कोगुलेशन, फोकुलेशन बोल सकते हो, प्रेसिपिटेशन बोल सकते हो। क्या क्या नाम है, कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लोक्यूलेशन। अब यहाँ पे होगा क्या, हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे हैं। कोगुलेशन में हमें करवाना क्या है, जो भी पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट है, कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे और पास आकर कोगुलेट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। कि हुआ क्या, जो भी कॉलॉइड के सोल्स या कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं उन पे चार्ज प्रेजेंट है, उन पर चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इन पे सेम चार्ज प्रेजेंट है और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और रिपल्शन की वजह से दूर रहते हैं। तो हमने इनके चार्ज को किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय किया
और ये एक दूसरे के पास आए और पास आने की वजह से इनमें ये क्या हो गए, कोगुलेट हो गए। और इस प्रोसेस को ही हमने क्या बोला है, कोगुलेशन बोला है, प्रेसिपिटेशन बोला है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो लायोफोबिक सोल होते हैं उनके अंदर हम कोगुलेशन किन किन मेथड से करवा सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा मेथड अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम लायोफोबिक सोल डालेंगे और वो क्या करेंगे, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और फिर क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है कि हम जो भी सोल ले रहे हैं उसके अंदर हम ऑपोजिट चार्ज वाला सोल मिक्स कर दें। क्या कर रहे हैं हम कि हमने जो भी सोल लिया है, जैसे नेगेटिव सोल है हमारे पास AS2S3 का, तो इसके अंदर हम पॉजिटिव सोल जो है उसको मिक्स कर दें, तो वो अपने दोनों जो है वो अपने चार्ज को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे और बॉटम में जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, मीन्स कोगुलेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड ऑपोजिटली चार्ज जो भी सोल है उसको मिक्स कर दो। थर्ड हमारे पास आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, हमने जो भी सोल ले रखा है उसको हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। बॉईल करने से क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम के साथ कॉलिजन्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। बॉईल कर रहे हैं मतलब पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिलने से वो इधर उधर भागेंगे, तो उनके अंदर जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके साथ कॉलिजन इंक्रीज हो जाएगा। तो जब कॉलॉइड के पार्टिकल्स का डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ कॉलिजन इंक्रीज हो गया तो ये जो पार्टिकल्स है इनकी लेयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेयर जो डिस्टर्ब हो जाएगी तो उसकी वजह से ये अपने चार्ज को धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएंगे और लास्ट में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज होकर कोगुलेट हो जाएंगे। फिर हमारे पास आता है डायलिसिस, कि हम क्या करें, लंबे टाइम तक डायलिसिस करें, परसिस्टेंट डायलिसिस करें। डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो प्योरिफिकेशन में काम आता है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम इसको चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के भी काम में ले सकते हैं। हमने देखा कि अगर हम लॉन्ग टाइम तक डायलिसिस करें तो क्या होता है, यहाँ से डायलिसिस में एक्चुअल में होता क्या है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स है वो उस डायलेटर चैम्बर से बाहर निकल जाते हैं, जो हमने पार्चमेंट मेम्ब्रेन ले रखी है उससे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम इस डायलिसिस की प्रोसेस को लंबे टाइम तक करें तो क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, धीरे धीरे जो कॉलॉइड के सोल है उन पे चार्ज सेपरेशन भी स्टार्ट हो जाता है और एट द एंड वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। धीरे धीरे उनका जो चार्ज है वो ख़त्म होता जाता है और फिर वो क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। और लास्ट जो हमारे पास मेथड आता है वो ये है कि हम इनके अंदर क्या कर दें, इलेक्ट्रोलाइट्स की मिक्सिंग कर दें। अब क्या होगा, हमारे पास जैसा सोल है उससे ऑपोजिट चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट हम क्या कर दें, इसमें मिक्स कर दें। हमने किया क्या है कि हमने जो भी सोल ले रखा है वो नेगेटिवली चार्ज है तो हमने उसमें पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके अंदर हमने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या, इसके अंदर जो ऑपोजिट आयंस है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फील करेंगे और एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को और पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा। जब चार्ज ख़त्म हो गया तो चार्ज ख़त्म हो जाने पर वो एक दूसरे के पास आएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे और हमारा कोगुलेशन का प्रोसेस इजीली हो जाएगा। अब एक चीज़ और आपको ध्यान जो रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्टिव पार्ट है, मतलब जो हमारे कोगुलेशन में हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का वो पार्ट जो कोगुलेशन में हेल्प करता है उसे हम एक्टिव आयन बोलते हैं या कोगुलेटिंग आयन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो भी हमारे लायोफोबिक सोल्स हैं उनको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। डायलिसिस के थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू कर सकते हैं, बॉइलिंग के थ्रू कर सकते हैं,
ऑपोजिट चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ ऑपोजिट जो है सोल मिलाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लायोफिलिक जो सॉल्ट्स है उनको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। थैंक यू।